छत्तीसगढ़ के एक छोटे से सुंदर गांव बेलपुर में दो भाई रहते थे, सोमेश और हेमंत। दोनों एक ही कोख से जन्मे थे, लेकिन उनके स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। सोमेश बड़ा भाई था, तेज, चालाक, थोड़ा लालची और बहुत महत्वाकांक्षी। उसे हमेशा रातों रात अमीर बनने के सपने आते थे। वहीं छोटा भाई हेमंत बेहद शांत, मेहनती और सहनशील था। उनके पिता राम खिलावन जी गांव के एक सीधे साधे और सम्मानित किसान थे। उन्होंने अपने खेतों और पूर्वजों की जमीन को अपनी रगों में बहने वाले खून और पसीने से सींचा था। लेकिन भाग्य का चक्र ऐसा घूमा कि एक रात अचानक दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। उस समय हेमंत केवल 17 साल का था और सोमेश 23 साल का। पिता के जाने के बाद दोनों भाइयों पर जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट पड़ा। उनकी माँ दुलारी देवी हर रोज भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि उनके दोनों बेटे मिलकर रहें और एक दूसरे की लाठी बने। पिता के गुजरते ही सोमेश के मन का लालच बाहर आ गया। उसने तुरंत पिता की विरासत यानी जमीन को बेचने का प्रस्ताव रख दिया। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? हम भला पिताजी की इस जमीन को कैसे बेच सकते हैं? ये हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है और कोई अपने बड़ों का आशीर्वाद भला कैसे बेच सकता है? तू नहीं समझेगा छोटे। तुझे क्या लगता है इस देहात के छोटे से खेत से क्या होगा? अगर हम इसी गांव में पड़े रहे तो गरीबी ही हमारा मुकद्दर बन जाएगी। मैं तो कहता हूं तू भी मेरे साथ रायपुर चल, वहां बड़ा बिजनेस करेंगे। मैं तुझे भी किसी अच्छे काम में लगा दूंगा। ये गांव का घर, खेत, खलिहान सब बेच देते हैं। नहीं भैया, मैं आपके साथ शहर नहीं जा सकता। इस गांव की मिट्टी से मेरी यादें और संस्कार जुड़े हैं। मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। हेमंत ये सुनकर सन्न रह गया। हेमंत को बहुत दुख हुआ। उसके लिए वो मिट्टी माँ के आंचल जैसी थी, लेकिन माँ की आंखों में बंटवारे का डर और आंसू देखकर उसने विरोध नहीं किया और सिर झुका लिया। सोमेश ने अपने हिस्से की आधी जमीन बेच दी और मोटी रकम लेकर शहर चला गया। हेमंत गांव में ही रह गया और जो बची कुची जमीन थी वही उसका संसार बन गई। उसने दिन रात मेहनत की, बैल जोते, सब्जियां उगाईं और माँ का ख्याल रखा। उधर शहर जाकर सोमेश ने पिता की जमीन के पैसों से प्रॉपर्टी डीलिंग और रियल एस्टेट का काम शुरू किया। किस्मत ने साथ दिया और शुरुआत में उसने खूब पैसा कमाया। आलीशान गाड़ियां, महंगे कपड़े और शहर की चकाचौंध में वो पूरी तरह डूब गया। पैसा आते ही उसका घमंड 7वें आसमान पर पहुंच गया। जब भी वो गांव लौटता तो दिखावे का कोई मौका नहीं छोड़ता। अरे ओ गवार, तू अभी भी उसी कीचड़ से सने खेत में घुटनों तक धंसा हुआ है? देख मेरी तरफ, मैं अब एसी में बैठता हूँ, चमचमाती गाड़ियों में घूमता हूँ, और तू वही पुरानी धोती, वही फटी बनियान और वही गोबर की गंध। चल मेरे साथ शहर, तुझे इंसान की तरह जीना सिखा दूंगा। वैसे भी शहर में मंदबुद्धि लोगों की ज्यादा जरूरत नहीं होती, पर तू मेरा भाई है इसलिए कोई छोटा मोटा काम दिला ही दूंगा। हेमंत उसकी कड़वी बातें सुनकर बस मुस्कुरा देता। उसे अपनी मेहनत और मिट्टी की खुशबू पर भरोसा था। समय बीतता गया। सोमेश की शादी गांव के सरपंच की बेटी रिया से हो गई, जो खुद भी बेहद घमंडी और शौकीन मिजाज थी। वहीं हेमंत का विवाह एक गरीब मजदूर की बेटी लाली से हुआ। लाली पढ़ी लिखी कम थी, लेकिन उसमें ममता, परिश्रम और आत्मसम्मान कूट कूट कर भरा था। समय ने करवट बदली। शहर में सोमेश का प्रॉपर्टी का कारोबार गिरने लगा। जिस पार्टनर पर उसने भरोसा किया था, उसने धोखाधड़ी कर सोमेश को कर्ज के दलदल में धकेल दिया। बैंक की किश्तें रुक गईं और गाड़ियां खींचने की नौबत आ गई। लेकिन उसकी पत्नी रिया की फरमाइशें कम नहीं हो रही थीं। देखो जी, मुझे नए गहने चाहिए। हर फंक्शन में वही पुराने झुमके पहनकर जाने में मुझे शर्म आती है। सहेलियां मजाक उड़ाती हैं। और हाँ, अगले हफ्ते पार्लर भी जाना है। फेशियल और हेयर कट के बिना मैं किसी काम की नहीं दिखती। अरे भाग्यवान, मेरी बात तो सुनो। पिछले 3 महीने से कोई सौदा फाइनल नहीं हुआ है।
सिर पर कर्ज चढ़ा है और तुम हो कि गहनों की रट लगाए बैठी हो। थोड़ा सब्र करो, वक्त बदलेगा तो मैं खुद तुम्हारे लिए सोने का हार लाऊंगा। सब्र मैं क्यों करूं? मैं सरपंच की बेटी हूं। मेरे पिता ने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है। अगर मुझे पता होता कि तुम कंगाल होने वाले हो तो मैं तुमसे कभी शादी ही नहीं करती। धीरे धीरे सोमेश की सारी संपत्ति नीलाम हो गई। नौकर चले गए, ऑफिस सील हो गया और सोमेश अपनी पत्नी के साथ सड़क पर आ गया। जब सोमेश अपनी बदहाली लेकर वापस गांव आया तो उसने देखा कि हेमंत की मेहनत रंग ला चुकी थी। हेमंत ने अपनी बचत से एक और छोटा खेत खरीद लिया था। उसकी फसलें लहलहा रही थीं और पूरे गांव में उसकी ईमानदारी के चर्चे थे। ये देखकर सोमेश के मन में पछतावे के बजाय ईर्ष्या की आग जल उठी। ये गवार मुझसे आगे कैसे निकल गया? मेरी पत्नी भूखी सो रही है और इसकी पत्नी दूध दही का आनंद ले रही है। तभी माँ दुलारी देवी का स्वर्गवास हो गया। पूरा गांव शोक में डूब गया। हेमंत माँ के जाने से बुरी तरह टूट गया, लेकिन उसने सारी रस्में पूरी निष्ठा से निभाई। सोमेश ने इसी दुख की घड़ी में एक भयानक योजना बनाई। वो तहसील के एक भ्रष्ट दलाल मक्खन लाल से मिला और माँ के जाली दस्तखत वाली एक फर्जी वसीयत बनवा ली। एक शाम जब हेमंत खेत से थक कर लौटा तो सोमेश घर के बाहर पटवारी और चौकीदार के साथ खड़ा था। देख हेमंत, ये रहा वसीयतनामा। माँ ने मरते समय ये सारा घर और जमीन मेरे नाम कर दी थी। अब ये सब कानूनन मेरा है। तुम्हें ये जगह तुरंत खाली करनी होगी। भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? माँ ने तो कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। वो तो हम दोनों को बराबर मानती थी। क्या आप सचमुच अपनी यादों के लिए माँ के इस आखिरी ठिकाने को भी मुझसे छीन लेंगे? कानून भावनाओं से नहीं, सबूतों से चलता है छोटे, और सबूत मेरे पास हैं। जा, तुझे जो करना है कर ले। हेमंत ने कोई झगड़ा नहीं किया। वो चुपचाप अपनी पत्नी लाली के साथ एक जोड़ी कपड़े लेकर घर से निकल गया। वो गांव के एक दूर कोने में स्थित अपनी उस टूटी फूटी झोपड़ी में चला गया जो उसके पास बची थी। आप चिंता मत कीजिए, जमीन छीनी जा सकती है पर आपकी मेहनत और नसीब नहीं। मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ। पर कहते हैं कि झूठ की नींव पर खड़ा महल ज्यादा दिन नहीं टिकता। दलाल मक्खन लाल ने सोमेश से वसीयत बनाने के बदले बड़ी रकम मांगी थी। जब सोमेश ने पैसे देने में टाल मटोल की तो मक्खन लाल बिभर गया। एक दिन गांव की चौपाल लगी थी। सोमेश वहां अपनी जीत का जश्न मनाने पहुंचा ही था कि मक्खन लाल वहां आ पहुंचा। पंचों, आज मैं एक बड़ा सच बताने आया हूँ। ये वसीयत फर्जी है। इस पर माँ दुलारी देवी के दस्तखत नहीं है। सोमेश ने मुझसे लालच देकर ये जाली कागज बनवाया था और अब मुझे मेरे पैसे भी नहीं दे रहा। मैं अपने अपराध की सजा भुगतने को तैयार हूँ, पर इस कपटी भाई का चेहरा सबको दिखना चाहिए। चौपाल में सन्नाटा पसर गया। सोमेश का चेहरा पीला पड़ गया। पंचायत के मुखिया ने भारी आवाज में फैसला सुनाया। सोमेश, तूने सिर्फ अपने भाई को नहीं ठगा, तूने अपनी मृत मां की आत्मा को भी कलंकित किया है। अब तेरा यहाँ कोई स्थान नहीं है। सोमेश का घमंड और उसकी चालाकी मिट्टी में मिल चुकी थी। वो शर्म और अपमान के बोझ तले दबकर गांव छोड़कर भाग गया। आज वो दर दर की ठोकरें खा रहा है, मजदूरी मांगता फिरता है, पर उसकी बदनामी उसका पीछा नहीं छोड़ती। उधर हेमंत को अपना घर और जमीन वापस मिल गई, लेकिन उसके मन में भाई के लिए नफरत नहीं बल्कि करुणा थी। हे ईश्वर, मेरे भाई को सही राह दिखाना, उसके मन का अंधेरा मिटा देना। आपका दिल बहुत बड़ा है और यही आपकी असली अमीरी है। धोखा देने वाला अंत में खुद को ही छलता है। ईमानदारी और धैर्य की राह कठिन हो सकती है, पर जीत उसी की होती है।